नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए आज अपने गेस्ट से परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ आज तपन पटेल हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज से रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है एचडीएफसी सिक्योरिटीज में। सुनील कटके साहब है, हेड कमोडिटी है रिटेल बिजनेस कोटक सिक्योरिटी से, और आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज बात होगी कच्चे तेल की। जिस तरह से कल शाम के सत्र में कच्चे तेल में तेज गिरावट दिखी, करीब करीब 6% टूट गया, और आज भी 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। तपन, क्या लग रहा है, ये गिरावट और बढ़ने वाली है यहाँ से क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह की गिरावट है कच्चे तेल में, मुझे लग रहा है कि डिमांड कंसर्न्स जो है वो अभी ज़्यादा हावी है। सप्लाई टाइटनेस तो है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह की चाइना की तरफ से अभी भी डिमांड पिक नहीं हुई है, जो मेजर कंज्यूमर है, तो उसके कारण मुझे लग रहा है कि अभी भी प्रेशर प्राइस में रह सकता है। और ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज भी अगर हम देखें तो $110 से लेके नीचे में $96, $98 तक की ट्रेडिंग रेंज पूरी है, तो उसी को प्राइस मार्केट जो है कैप्चर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सेवन राइज का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट होना चाहिए, नो डाउट। ओवरऑल सोल्ड है चार्ट्स पे, और कंसर्न्स जो है ऑलरेडी इन्फ्लेशन के वो सब है, तो थोड़ा बाउंस हो सकता है। इसलिए 8010 के लेवल से मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में सेल करना चाहिए। टारगेट डाउन साइड 7820 और स्टॉप लॉस जो है वो 8110 का रख के क्रूड ऑयल में सेल करना चाहिए, क्योंकि गिरावट जो मुझे लग रहा है कंटिन्यू रह सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, जिगर, आपको क्या लग रहा है, क्या क्रूड में जो ये गिरावट आई है ये और गहरा सकते हैं? आपको लग रहा है कि $100 भी के नीचे भी आएगा ब्रेंट? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। कल के दिन में जो यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ आया था 5.5% का, और आज भी जो 1% का जो फॉल है, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसेस में पुल बैक पॉसिबल है। जैसा कि तपन ने बताया, थोड़ा सा टेक्निकली ओवरसोल्ड में है, यहाँ पे मुझे थोड़ा पुल बैक लग रहा है। इनफैक्ट अगर किसी को सेल का रिकमेंडेशन देना है तो आई एम मोर कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट अराउंड 8100। लेकिन अगर सीएमपी से अगर किसी को कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ करनी है तो आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग का व्यू के हिसाब से, प्योरली फॉर इंट्राडे। वन कैन गो लॉन्ग इन मे कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 7900, 7830 इज द स्टॉप लॉस एंड 8100 इज टारगेट। दिस इज प्योरली फॉर इंट्राडे। पुल बैक आ सकता है, बट अगर ये 7800 ब्रेक कर देता है, 99-97 के आसपास भी अगर प्राइसेस स्लिप हो जाते हैं, WTI 91-92 तक के लेवल्स मुमकिन है। बट करंट लेवल पे आई थिंक शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं अब डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी आई है, 2 दशक के ऊपरी स्तरों पर है, इसका कमोडिटी मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा, और खास करके इंडियन रुपीस पे इसका क्या इंपैक्ट होता है, और पूरे ही एनालिसिस को समझते हैं। तपन, डॉलर इंडेक्स का कितना असर कमोडिटी मार्केट पर होता है, और किस तरह से अगर डॉलर इंडेक्स में अगर तेजी का रुख रहता है तो किस तरह से कमोडिटी ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए? जी, डॉलर इंडेक्स जो है बिल्कुल कमोडिटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि परचेसिंग पावर जो रहता है कमोडिटीज का, उसका पूरा एक इंडिकेटर है डॉलर इंडेक्स। तो जितना भी डॉलर स्ट्रांग होगा, उतना परचेसिंग पावर जो कमोडिटीज के लिए है वो उतना बढ़ जाएगा, और जिस कारण जो है डिमांड जो है उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ सकती है कमोडिटीज की। तो मुझे लग रहा है अभी भी डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रेंथ दिखा सकता है, नो डाउट। आज मॉर्निंग से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल जो अभी जो ग्लोबल लेवल पे जो थीम है, जो युआन के सामने डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, युआन ओवरऑल जो है चाइनीज युआन वो वीक हो रहा है, तो उसके कारण डॉलर में स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखा सकता है, जिसके कारण कमोडिटीज जो है अंडर प्रेशर ट्रेड रह सकती है। और आगे जाके जो फेड का रुझान है उसमें भी शायद हो सकता है जून में वापस से और 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक है वो आ सकता है, जिस कारण बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर दोनों में स्ट्रेंथ दिख सकता है, जिसके कारण कमोडिटीज पे अपसाइड जो है लिमिटेड रह सकती है। तो ओवरऑल हम अगर रुपये में भी देखें तो रुपये में भी जो ऑल टाइम लो बनाया था कल के ट्रेड में, और आज थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 77.10 जो स्पॉट में जो लेवल है वो ब्रेक करना मुश्किल रहेगा अभी शॉर्ट टर्म के लिए। और ओवरऑल अगर ट्रेंड अगर देखा जाए तो 76.70 का जो लेवल है उसके ऊपर जब तक रहता है यूएसडी आईएनआर, तब तक के लिए जो ट्रेंड है वो बुलिश मान सकते हैं। 76.70 के बिलो ही अगर जाता है तो वापस से सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज ट्रेंड जो है बुलिश रहेगा। मुझे लग रहा है वापस से 78 तक की जो रुझान है वहां तक प्राइस जा सकते हैं। जिगर, आपको क्या लगता है, ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में तेजी का रुख है, 2 दशक की ऊंचाई पर है, और इसका दबाव अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे?
सी 104 के ऊपर सस्टेन करना डिफिकल्ट है, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन अगर वो अगर 104 के ऊपर अगर सस्टेन भी कर लेता है, 106 इज द नेक्स्ट लेवल। सो आई एम बुलिश ऑन डॉलर इंडेक्स अनडाउटेडली। जिस तरीके से यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक की साइकिल चालू हो गई है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कंफर्टेबली 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक गोइंग अहेड 1 से 3 महीने के लिए, 1 से 6 महीने के लिए मुझे लग रहा है 106 108 के लेवल्स भी मुमकिन है डॉलर इंडेक्स में। लेकिन जिस तरीके की वन वे रैली हमने ईयर टू डेट देखी है अराउंड 9%, सो पॉसिबल है थोड़ा बहुत करेक्शन वहां पे भी हमें देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में। 102 इज वेरी गुड सपोर्ट एज ऑफ नाउ। बट मुझे लग रहा है रुपी में 78, 3 to 6 months, I don't deny a possibility of 80 also. So USD पैर पे मैं भी बुलिश हूँ। एंड अगर कोई भी डिप मिलता है 77.3 तक का फ्यूचर्स में, वन शुड गो लॉन्ग। 77.10 का स्टॉप लॉस एंड 77.7 या 0.8 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके ओके, चलिए अब बात गोल्ड की भी कर लेते हैं। गोल्ड 51,000 के ऊपर आ गया है। हाँ, 125 रुपए के आसपास की तेजी है। तपन, क्या लग रहा है गोल्ड में 51,000 के ऊपर क्या करना चाहिए? क्या खरीदारी का मौका अभी दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें साथ में, तो मुझे लग रहा है कि रुपी डेप्रिसिएशन का यहाँ पे गोल्ड को फायदा मिला था, क्योंकि प्राइसेस जो लगातार 51,000 से 51,300 के बीच ट्रेड हो रहा था। लेकिन ओवरनाइट जो सेलिंग आया 1850 का सपोर्ट लेवल जो गोल्ड कॉमेक्स गोल्ड ने टच किया, फिर भी रुपी जो एमसीएक्स में गोल्ड है वो काफी नहीं गिरा था। जो 50,800 का सपोर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन किया था। और आज भी अगर देखें तो 51,100 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज एक बाउंस बैक पॉसिबल है, थोड़ा फर्म ट्रेडिंग रेंज रह सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल में भी एक जो डॉलर डिक्लाइन है उसका सपोर्ट मिल रहा है। रुपी यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है, फिर भी जो डाउन साइड वो लिमिटेड रह सकती है। तो बाय के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि गोल्ड जो ओवरऑल मुझे अभी करंट रेंज में ही ट्रेड होने का एक्सपेक्टेशन है। 1850 से लेकर 1890 की रेंज जो मेंटेन करेगा। फर्म ट्रेडिंग रेंज 51,300 ऊपर में और डाउन साइड 50,900 का जो लेवल है उसमें ही प्राइसेस मुझे लग रहा है कि आज के दिन के लिए ट्रेड रह सकते हैं। ओके ओके, जिगर आप क्या सलाह देंगे? 51,000 के ऊपर क्या ट्रेड रणनीति बनानी चाहिए? क्या खरीदने का मौका है ये? सी हमने वन वे सेल ऑफ देखा था अप्रैल के हाई से लेके अब तक, और जो इवेंट था कि फेड हॉकिश स्टेटमेंट्स देगा, 50% 50 बेसिस पॉइंट पे वो कट करेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, और आगे भी सिग्नल्स देंगे कि कितने स्पीड से इंटरेस्ट रेट हाइक करना है। सो मुझे लग रहा है वो इवेंट तो खत्म हो गया। नॉन फार्म पेरोल नंबर्स भी आ गए, डॉलर इंडेक्स ने जो एक रैली देनी थी वो भी दे दी। मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन टेक्निकली अगर मैं शेयर करूं, एमसीएक्स गोल्ड 200 दिन की एवरेज है जो 50,600 पे है। कॉमेक्स गोल्ड 100 दिन की एवरेज है जो 1860 के आजू बाजू है। करंट लेवल ही के आसपास ही मार्केट चल रहा है, 1860 के आसपास कॉमेक्स गोल्ड। मुझे नहीं लग रहा कि 1850 इमीडिएट दौर पे कोई ब्रेक करे। सो मुझे लग रहा है बाउंस बैक मार्केट में एक मुमकिन है। सो आई विल गो विथ द शॉर्ट कवरिंग गोल्ड जून बाय अराउंड 51,000, 50,900 stop loss and 51,200 should be the target. Most importantly, वेनेसडे को यूएस के सीपीआई नंबर्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग फोरकास्ट जो लास्ट टाइम 8.5 था, इट इज एक्सपेक्टेड इट विल कम अराउंड 8.1। अगर वो कूल डाउन होता है तो इट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि शायद फेड 75 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट हाइक ना लाए, और जो बोला हुआ है 50-50 की बेसिस पे इंटरेस्ट रेट हाइक लाए। सो आई थिंक पुल बैक के चांसेस काफी ज्यादा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। सिल्वर के लिए अगर पुल बैक के चांसेस है तो सिल्वर के लिए क्या टारगेट दे रहे हैं जिगर? सिल्वर में मुझे लग रहा है अगर जून कॉन्ट्रैक्ट 61,800 के आसपास मिले, तकरीबन करंट लेवल के आसपास, देन वन शुड गो लॉन्ग 61,600 स्टॉप लॉस एंड 62,300 टारगेट लेके चल सकते हैं। फाइन, बेस मेटल्स की ओर से थोड़ा बहुत एक प्रेशर है। चाइना लॉकडाउन, शंघाई इज इनटू द 6th वीक ऑफ लॉकडाउन, थोड़े बहुत कंसर्न्स है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी इतना कॉन्फिडेंट नंबर नहीं दिखाया था, लास्ट मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्शन आया था। बट मुझे लग रहा है 13% का फॉल था फ्रॉम द अप्रैल हाइज 26.3 26.4 के लेवल से करंट लेवल तक का 13% फॉल था। तो पुल बैक यहाँ पे भी मुमकिन है। आई विल गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीदने की सलाह जिगर की तरफ से है। 51,200 का टारगेट है गोल्ड का, 50,900 का स्टॉप लॉस लगा ले। चांदी 61,800 पे खरीदे, 61,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट है 62,300 का। चांदी का आपका टारगेट क्या है तपन? जी मुझे भी लग रहा है कि चांदी में पुल बैक पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेंथ मॉर्निंग से ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो 61,750 के लेवल से चांदी में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 62,200, स्टॉप लॉस जो 61,500 करके चांदी में बाय कर सकते हैं।
ये बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर आज 2.5% की गिरावट दिख रही है, 550 रुपए तक फिसल कर आ गया है। जिगर, नेचुरल गैस में अब क्या करें यहाँ पर? जो भी सप्लाई कंसर्न्स है यूक्रेन एंड रशिया को लेके, इन्वेंटरीज की सिचुएशन है, तब हमने कल के मार्केट में इनफैक्ट 15% फॉल देखा था। आज गैप डाउन होके भी थोड़ा बहुत प्राइसेस में रिकवरी आई है। व्हेन आई डिजाइन द कॉल इट वाज अराउंड 545 544, तो मैंने करंट लेवल पे ही बाय दिया था, बाय अराउंड 545 546 मे कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई एम गिविंग अ बाय रिकमेंडेशन, क्योंकि कल 15% का जो फॉल था, पुल बैक मुमकिन है, व्हाई नॉट। सो 542 इज अ स्टॉप लॉस एंड मेरा इनिशियल टारगेट था 555 का, मुमकिन है ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, 560 भी जा सकता है। ओके, 555 पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट 560 तक भी जा सकता है। आप सहमत है तपन? आपको भी लग रहा है कि नेचुरल गैस खरीद कर जाना चाहिए आज? जी, मुझे लग रहा है कि एक जो ये करेक्शन शुरू हुआ है तो आई थिंक 535 तक एक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है अभी भी बुलिश है, तो सेल की यहाँ पे मैं राय नहीं दूंगा। जो भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर है उन्होंने जो बाय पोजीशन है उनको होल्ड रखना चाहिए, और जैसा नीचे में 540 से 535 का सपोर्ट रेंज आता है तो वहां से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, कि ग्लोबल मार्केट जो है अभी भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, क्योंकि नेचुरल गैस सप्लाई जो है काफी दिक्कत है। ओवरऑल यूरोप में तो क्रंच है ही, यूएस से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म अभी इसका कोई सॉल्यूशन आएगा जिसके कारण नेचुरल गैस प्राइस जो है ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में रहेंगे। तो 540 535 के लेवल से बाय कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट 560 से लेकर 580 तक की रेंज जो है वहां तक रह सकता है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर काउंटर्स मजबूती है। जिंक 316 के ऊपर है, 1% की तेजी है, आधे % से ज़्यादा की तेजी कॉपर में है, 760 रुपये के ऊपर है। एल्युमिनियम यहाँ भी 0.4% से ज़्यादा की तेजी है, 235 रुपये के आसपास है। लेड में हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है, 181 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। चार्ट पर तपन, मेटल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कौन से काउंटर लग रहा है और कहाँ खरीदारी की सलाह देंगे आज? जी, मुझे लग रहा है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में आज एक पुलबैक आ सकता है, खास करके कॉपर और जिंक दोनों में स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, और मार्केट वॉलेटाइल भी आज काफी ज्यादा है। पिछले 15 मिनट में अगर कॉपर हम देखें तो 2 रुपए की मूवमेंट आ गई ऊपर नीचे की। तो कॉपर में 760 के लेवल से बाय करना चाहिए, टारगेट 768, स्टॉप लॉस जो है वो 756 के बिलो का रख के कॉपर में बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पुलबैक पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि और भी एक करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन आज के दिन के लिए जो बाय करना चाहे तो वो कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। जिंक में भी सेम मुझे लग रहा है कि वापस से 730 722 725 की रेंज जो है आ सकती है, तो 312 के स्टॉप लॉस से जिंक में भी बाय कर सकते हैं यहाँ इस करंट लेवल से। ओके, चलिए जिगर, आपके बेस मेटल्स की कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले कॉटन पर एक खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ के सेल्वा राजू हैं, जो सदर्न मिलर्स एसोसिएशन के महासचिव जनरल सेक्रेटरी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मिस्टर सिल्वा राजू, सबसे पहला सवाल यही होगा, कॉटन में जिस तरह की तेजी लगातार देखने को मिल रही है, लगातार डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स पर रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है किस तरह की दिक्कत मिलर्स को आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर मिलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Thank you. Good morning. I am Dr. Selvaraj, the Secretary General of the Southern India Mills Association. अभी देखिए, this cotton price has become a problem for the entire cotton textile value chain from the beginning of the current season, because of the levy of 11% import duty, number one. Number two, the internationally the cotton price had gone up. It has reached peak level, and though it was now and then internationally coming down, but Indian cotton price has been steadily increasing. Last COVID time it was 38,000 per candy. Today it is lakh and 2,000, lakh and 3,000. Even good quality cotton is above lakh and 5,000 rupees. A candy of 355 kgs. So under these circumstances, because this US brought the sanction on Xinjiang province cotton, which produces 10% of global cotton, and their products also they brought sanctions. So therefore, globally the price started going up, and during pandemic period, people started making investment in cotton in stock exchange also. So therefore, these are the fundamental reasons why the prices have gone up. But as far as India is concerned, we had a disadvantage because of this 11% import duty levied by the government during the last budget. So last 13 months we have been demanding the government to remove the import duty.
So they removed the import duty on 14th April. Now after that again the price has gone up because the production itself has come down. Though originally we estimated 360 lakh bale as the crop size, because of rain, late rain, and also this pink bollworm attack, the production could be around only 330 lakh bales, 325 to 330 lakh bales. And whereas our consumption this year, because government has taken a lot of policy initiatives on export front as well as the domestic also, they came out with a lot of relief measures. So therefore it enabled the country to increase the consumption record high up. We expect the consumption might be around 360 lakh bales as against the production of 330 lakh bales. Therefore, we need to import cotton. After the removal of duty, about 10 lakh bales, I understand, already contracted, and globally also the prices have gone up. But for next 2 months or one or 2 months, the prices may be firm. So once the imported cotton arrives in India, then it might soften, and also we anticipate new cotton arrival, then it might soften. So it might be firm for another 1 or 2 months. ओके यानी इंपोर्टेड कॉटन आने के बाद यहाँ पर थोड़ी नरमी भाव में, कीमतों में नरमी आ सकती है। सर, इस हफ्ते यानी कल आप लोगों की एक बैठक थी टेक्सटाइल मिनिस्टर्स के साथ, पीयूष गोयल साहब के साथ, क्या ये बैठक टल गई है और अगले हफ्ते शायद 17 मई को ये बैठक होने वाली है? तो बैठक का मेन एजेंडा क्या होगा और क्या फैसले, सरकार किस तरह के कदम उठा सकती है कॉटन कीमतों को काबू करने के लिए, ताकि मिलर्स को फायदा हो, मिलर्स की जो दिक्कतें बढ़ गई है वो कम हो जाए? शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं कर सकता है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज द सप्लाई डिमांड dynamics have to stabilize. Government has done its part. Now they are reviewing why it is happening, how it is happening, what is to be done. And as I told you, our production has come down to 330 lakh bales, and our consumption is increasing. So technology mission on cotton आना चाहिए अभी. तो पहला गवर्नमेंट पे टाइम पे टेक्नोलॉजी मिशन कॉटन 1 लेके आया था, वो टाइम पे अपना प्रोडक्टिविटी था 275 kgs. Then we reached almost 585 kgs तक increase किया था, and we also had BT cotton. Now we don't have the latest technology. We are having more than 1,500 seeds. There is no discipline in the seed technology. So we have to streamline the seed technology, bring new technology. High density planting kind of a technology is urgently required. And states like Haryana, now they have approved this Roundup technology, and we need to have the latest technology on seed front. And agronomy research also, we need huge funding to support the farmers. Last 2 seasons, government has spent about 17,682 crores for MSP operation. So this fund, if it would have been allotted for cotton development, now by this time the farmers' income would have doubled. Now the farmers' income is better because of price increase. But this kind of price cannot be sustained. So the permanent solution is our productivity is only around 460 to 500 kgs per hectare. Whereas more than 20 countries, they produce at least 1,500 kgs, and world average is 800 kgs. We have 39% acreage of the world. We have the largest acreage under cotton. And around 6.5 million, 65 lakh farmers are there in India. So even if you increase it by 50%, then our production can go anywhere, and we will really become the clothier of the globe. Noted, sir. Noted, sir. Government is seriously considering, and we are confident that some decision will be taken very soon for production, productivity and quality improvement through technology mission. Noted, sir. यानी एक्रेज यहाँ पे एक्रेज का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है बाकी वर्ल्ड एवरेज के मुकाबले, लेकिन यील्ड जो वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे काफ़ी कम है।
प्रति हेक्टेयर जो इन्होंने बता रहा था वो यील्ड आधे से भी कम है ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से, तो यील्ड बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। साथ ही इनकी मांग है कि कॉटन के लिए एक टेक्नोलॉजी मिशन की जरूरत है और कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, कॉटन डेवलपमेंट फंड की जरूरत है, ताकि देश में कॉटन के पैदावार को बढ़ाया जाए। पैदावार बढ़ाने के साथ साथ यील्ड बढ़ाना भी जरूरी है। शुक्रिया के सेल्वराजू जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस लौटते हैं वायदा बाजार की और कॉटन की पहले बात कर लेते हैं। कॉटन क्या लग रहा है टेक्निकली आपको जिगर, क्या यहां से और तेजी दिख रही? हालांकि आज के सत्र में यहां पर नरमी है। जिगर, कॉटन आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है? एमसीएक्स कॉटन क्या लग रहा है, आज तेजी वापस लौटेगी क्या कॉटन में? करेक्ट, मुझे लग रहा है आज थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ मुमकिन है। 47,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टेक्निकली ओनली। अदरवाइज एज वी स्पोक, यहाँ पे अभी जो फंडामेंटल बात की एक्सपर्ट्स ने, अंडरटोन इज स्टिल पॉजिटिव, बट मुझे लग रहा है 47 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। कीप द स्टॉप ऑफ 47,600 और 47,650 एंड फॉर इंट्राडे वन कैन गो शॉर्ट। चलिए अब फटाफट से कुछ और एग्री कमोडिटी की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम, आज यहां पर दबाव दिख रहा है करीब करीब 1% की, क्या लग रहा है ये सेल करके जाएं या निचले स्तर पे बाइंग आएगी शाम तक? जिगर, थिंक सेल करके जाना बेहतर रहेगा। गुआर सीड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूंगा यहाँ पे। जून कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चले 6100 के आसपास, 6200 का स्टॉप लॉस लेके चले। टारगेट वुड बी 5900, 1 या 2 दिनों में ये आ सकता है। एंड स्पाइस कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है जीरे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। जीरा जून कॉन्ट्रैक्ट वन शुड शॉर्ट अराउंड 21,100, 21,300 स्टॉप लॉस एंड 20,600 यहाँ टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, यानी एग्री में ग्वार सीड और जीरा 2 सेल काउंटर है। जिगर, आपसे बेस मेटल्स पे बात नहीं हो पाई थी, बेस मेटल्स में कोई 2 टॉप ट्रेड बता दीजिए फटाफट। बेस मेटल्स में जिंक है, कॉपर है, इन दोनों में मुझे पुल बैक लग रहा है। जिंक जून, माफ कीजिएगा, जिंक में वायदा अगर 317 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 315 स्टॉप लॉस एंड 321 शुड बी द टारगेट। कॉपर मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा सपोर्ट पे है, 760 कॉपर में वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 761, 756 स्टॉप लॉस। 2 या 3 दिनों में 770, 772 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिंक 2 टॉप ट्रेड है इनके लिए। 321 का टारगेट है जिंक का, 772 रुपए का टारगेट है कॉपर का। शुक्रिया जिगर आपका, तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉस्ट दी है। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप